थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सा है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो मैं क्या पढ़ा अब इसके अंदर था। सुर्खियों में क्या है, क्यों है, हाइलाइट्स के अंदर क्यों है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूला का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। क्या है त्रिभाषा फॉर्मूला? अभी जो पहले सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन पहले आई थी वो कौन सी आई थी? पहले एजुकेशन पॉलिसी 1968। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1986 के अंदर। और अब जो नई वाली है वो कब आई है? 2020 के अंदर। क्या है ये? न्यूज। अब इसके अंदर क्या है, तीन लैंग्वेज क्या होंगे, हमें पढ़नी होंगी। एक स्टूडेंट को कितनी लैंग्वेज पढ़नी होंगी? तीन लैंग्वेज। इसलिए क्या है, ये सुर्खियों के अंदर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रत्येक छात्र को तीन भाषा सीखनी होंगी, जिनमें से दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। एक भाषा तो तुम कहीं पे भी ले सकते हो, अदर वर्ड पूरे वर्ल्ड की क्या ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन दो भारत की नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज? नेटिव, मतलब भारत की खुद की लैंग्वेज, मूल क्या होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए। मूल भाषा जैसे कोई राजस्थानी हो गई, कोई कन्नड़ हो गई, जो 22 भाषाओं के अंदर हैं, जो हमारी क्या 8वीं अनुसूची के मायने दो अंदर है जो हैं, उनमें से क्या करना है? दो भाषा दो और रखी थी। एक तो जैसे हिंदी ले लो और एक क्या ले लो? अंग्रेजी। हिंदी ये तो है ही, मतलब वो तो ले लो। फिर एक कोई सी भी। अब ऐसा हो सकता है कि तुम अंग्रेजी तो मतलब कर ही रखे हो कि सबके लिए, तो हिंदी को तो तुम अब कहीं पे ये नॉर्थ वाले, ये कौन है साउथ वाले, ये क्या नहीं लेते? हिंदी लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि हिंदी किसकी लैंग्वेज है? नॉर्थ वालों की लैंग्वेज है। किसकी? नॉर्थ वालों की। ये इसका ये कह के विरोध करते हैं कि नॉर्थ वालों के ही पास तो सीटें ज़्यादा हैं, नॉर्थ वालों के ही सबके पास है। अब तुम हमें हिंदी थोप के क्या कर रहे हो? नॉर्थ वालों की लैंग्वेज और सिखा रहे हो हमें क्या मतलब नॉर्थ वालों से? हमें जब इंग्लिश पूरे विश्व के अंदर इंग्लिश का खूब प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये इसके लिए विरोध करते हैं। लेकिन फिर बाद के अंदर भारतीय संविधान क्या कहता है कि हिंदी को बढ़ावा देना किसका काम है? संघ सरकार का। किसका काम है? संघ सरकार का। तो कुछ राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिमूला फॉर्मूले पर, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले पर क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। इसके अंदर ऐसे नहीं कहा गया है कि क्या करो कि तुम हिंदी को लागू ही करो, ऐसे नहीं बोला गया। इसके अंदर तुम कोई भी जो भारत की जो दो मूल भाषा है ना वो ले सकते हो, और एक इंग्लिश तो पढ़ाते हो और कभी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये तो होगा। पिछली नीतियों में क्या किया है? बदलाव। 1968 के में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा क्या थी? अनिवार्य थी। 1968 के अंदर तो सीधा सीधा लिखा हुआ था कि एक आपको क्या लेनी होगी? हिंदी लेनी होगी। एक क्या लेनी होगी? अंग्रेजी। और एक हम आपके ऊपर छोड़ते हैं जो तुम लेना चाहो। समझ में आया? जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भाषा का चयन करने में लचीलापन प्रदान किया। अब की बार जो पहले एक भाषा दी गई थी, अब की बार बोले कि तुम दो क्या ले लो, दो जो तुम्हें जो दो अच्छी लगे वो क्या कर लो, वो अपना लो। जब तुम्हें हिंदी अच्छी लगे तो हिंदी ले लो, कन्नड़ अच्छी लगे तो कन्नड़ ले लो, मैथिली अच्छी लगे तो मैथिली ले लो, संस्थाली अच्छी लगे तो संस्थाली ले लो, ऐसे करके। फिर क्षेत्रीय लचीलापन, राज्य और छात्र भाषाओं का चयन कर सकते हैं, साथ ही सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता का क्या कर सकते हैं? सम्मान करते बहुभाषावाद को बढ़ावा दे सकते हैं। किसको बढ़ावा देंगे? ऐसे करके दो नेटिव को देके बहुभाषावाद को, क्या मल्टी लैंग्वेजिस्ट को, मल्टी लैंग्विस्टिक बनने का मतलब क्या कर सकते हो तुम? इसको बढ़ावा देंगे। ये क्या दिया गया है? क्षेत्रीय लचीलापन। तुम क्षेत्रीय भाषा को क्या कर सकते हो? वहाँ की क्षेत्र की भाषा को ले सकते हो। त्रिभाषा फॉर्मूला नीति का विकास कार्यक्रम, संविधान का अनुच्छेद 351। कौन सा आर्टिकल? 351। यह अनुच्छेद 352 के अंदर क्या है? और क्या आर्टिकल 352 के अंदर? अभी रिसेंटली थोड़े दिनों में पढ़ाए वो
आर्टिकल 352 के अंदर एक रिसेंटली है मंत्रिमंडल का क्या वो मतलब प्रावधान किसका मंत्रिमंडल का जो एक कौन सी जो संवैधानिक है किन 352 के अंदर है तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले पढ़ा था। तो संविधान का अनुच्छेद 351 यह अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्यबद्ध बनाता है। संविधान के अंदर सीधा मेंशन है कि आर्टिकल 351 आपको सीधे सीधे डायरेक्शन देता है कि तुम क्या करोगे हिंदी भाषा का प्रसार करोगे, इसको क्या करोगे बढ़ावा दोगे, इसको क्या करोगे इंक्रीज करोगे इसका क्षेत्र। फिर कोठारी आयोग 1964 और 66 बना। इसने सबसे पहले त्रिभाषा फॉर्मूला का क्या दिया प्रस्ताव दिया। इसमें बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अपनाया भी गया। एक बात के अंदर इस भाषा को लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए इसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया कोठारी आयोग। कौन सा कोठारी आयोग कब बनाया गया कोठारी आयोग 1964 के अंदर और 66 के अंदर। फिर बाद के अंदर इसने जो सिफारिश दी उसके आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी 1968 के अंदर। इसके अंदर हमने क्या दिया भाषा को बढ़ावा भी दिया क्योंकि हिंदी को हमने क्या कर दिया हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया हिंदी और इंग्लिश को क्या कर दिया जहाँ 1968 में कम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 इसने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश की थी। विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसे अपनाने की सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय भाषाएं उनको कहाँ पे अपनाओ जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर जो 5वीं 6वीं तक तो आपको अपनाना है फिर 10वीं तक भी अपनाना। बाद के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर भी जाएँ तो भी क्या करो इनको क्या दो अपनाओ। कार्य योजना 1992 में इसमें यह प्रावधान किया गया कि प्री स्कूल स्तर तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को बातचीत का माध्यम होना चाहिए। प्री स्कूल के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए जो क्षेत्रीय भाषा जैसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे राजस्थान के अंदर तो राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कर दो उनको वहाँ पे पढ़ाओ। इसके अंदर कौन सी कार्य योजना 1992। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया 2009 के अंदर। ये बात कहाँ पे मेंशन है अगर मैंने पढ़ाई हो तो आर्टिकल 21 के अंदर बताया था कि 2009 के अंदर क्या लाया गया शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया। हाँ 21 के अंदर ये बिल आया फिर बाद के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जहाँ तक संभव हो स्कूल में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए कि जहाँ तक कोई पॉसिबल हो तब तक कौन सी भाषा के अंदर मातृभाषा के अंदर किसके अंदर मदर टंग के अंदर क्या करो लैंग्वेज का। फिर राष्ट्रीय नीति कौन सी 2020। इस नीति में कम से कम कक्षा 5 तक यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक इसके आगे तक की शिक्षाओं के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा मातृभाषा स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिशें दी गई कि कम से कम 8वीं तक तो क्या करो क्षेत्रीय भाषा है जो मातृभाषा है जो हमारी क्या है उनको क्या दो बढ़ावा दो। ये बातें किसके अंदर की गई हैं नेशनल एजुकेशन 1968 के अंदर हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई। उसके अंदर कितनी लैंग्वेज कंपलसरी थी इंग्लिश और हिंदी 2। लेकिन जो 2020 के अंदर किया हमने क्या कर दिया इनके अंदर लचीलापन दे दिया। क्या कर दे दिया थोड़ा लचीलापन। इसके अंदर हमने क्या बोला कि 2 भारत की नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए और एक इंग्लिश तो होती है। फिर यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट में लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टी लिंगुअल एजुकेशन के अनुसार बहुभाषी शिक्षा होनी चाहिए जिसके अंदर पहुंच और समावेशन को क्या देना चाहिए बढ़ावा देते हैं। व्यापक शैक्षिक पहुंच होनी चाहिए। विविध भाषाएं पृष्ठभूमि के बच्चों को उस भाषाओं में सीखने की मदद करते हैं जिसमें वो समझते हैं। माता पिता की पहुंच और समावेशन को जैसे अगर हम जो लैंग्वेज क्या मतलब इसका मतलब क्या है क्यों हम ये विवाद उत्पन्न हो रहा है क्यों हम बोलते हैं कि क्षेत्रीय भाषा हो क्यों हम बोलते हैं कि मदर टंग के अंदर लैंग्वेज मतलब होनी चाहिए क्यों क्योंकि मतलब जो ये गाइडेंस है ना ग्लोबल गाइडेंस जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मिल सकती है मतलब ये तो है ही मतलब फिर भी हम इनको क्योंकि जो बच्चा होता है ना मातृभाषा के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड क्या कर सकता है ज़्यादा कर सकता है अच्छी तरीके से क्या पाता है वो समझ पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मातृभाषा जो मदर टंग होती है बच्चे की उसमें क्या करें हम ज़्यादा पढ़ाने की क्या करें कोशिश करें जो बच्चों को क्या वो अच्छी तरीके से समझ में आए उसके कोई विरोधाभास नहीं हो।
क्योंकि जो बच्चा घर पे जो चीज़ें सुने वही उसे एजुकेशन के अंदर जाए तो मतलब वहाँ पे उसे रिलेवेंट क्या मिले, लैंग्वेज मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल में जाए तो अलग माहौल होता है, जब घर में आता है तो भाषा का अलग माहौल होता है, जिससे बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न होता है, छोटा सा बच्चा है कंपेयर कर नहीं पाता है कि ये क्या है, फिर वो जाता है सोचता है कि यार यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, अलग बोलते हैं, इधर यहाँ पे अलग बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, अलग बोलते हैं। फिर मैं वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मेरे को बोलनी कौन सी है। तो वो क्या होता है, उसको द्वंद्व पैदा होता है। क्या पैदा होता है? द्वंद्व। हाँ, जैसे अभी क्या है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए जिसके दोनों तरफ क्या लिखा हो, भारत लिखा हो। अब इस बिगड़ेल पड़ोसी को एक शीशे में डाला जाए। क्या किया जाए? शीशे में डाला जाए। देख लिए कि तीन और क्या देख कि आजकल सरहदों पे क्या तनाव है। देखो कहीं देश के अंदर चुनाव तो नहीं है, तो ऐसे आजकल पहलगाम घटना के ऊपर है। पहुंच और समावेशन को क्या देती है? बढ़ावा। कौन देती है? लैंग्वेज। कि बच्चा इसके अंदर समझ अच्छी तरीके से पाता है। व्यापक शैक्षिक पहुंच होनी चाहिए। फिर माता पिता की भागीदारी। मातृभाषा के अंदर शिक्षा से माता पिता की भागीदारी बढ़ती है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं जो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वही चीज़ अगर स्कूल के अंदर होंगी तो फिर बच्चे भी थोड़ा क्या जो मतलब माता पिता भी क्या कर पाएंगे, थोड़ी सी अच्छी तरीके से निगरानी कर पाएंगे, या अच्छी तरीके से दो चीज़ काम की वो भी बता पाएंगे। अब बच्चा जब आता है वहाँ पे हिंदी बोली जाती है या और कुछ बोली जाती है, घर के अदर बोली जाती है, तब बच्चा को ऐसे लगता है कि मैं क्या आ गया, कोई अनाड़ी जगह आ गया। फिर बाद में उसको क्या है कि अब समझ नहीं आता उसको वहाँ पे। ऐसे बोलेंगे, ए लड़के बिधर किसक ऐसे नहीं आएगी तो ऐसे बोलेंगे थोड़ा सा कसक, नहीं ए लड़के बिधर किसक बिधर किसक उधर उधर बिधर क्या तो ऐसे सीखने के परिणाम में सुधार करती है। जैसे सामाजिक भावनात्मक विकास को क्या देना? बढ़ावा देना। बहुभाषा शिक्षा बच्चों को स्वयं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने और विविध दृष्टिकोणों को समझने में क्या करती है? मदद करती है। क्या करती है? भाषा अच्छी तरीके से बच्चा अपने आप को क्या समझ पाता है, अपने आप को अच्छी तरीके से अपनी बातों को क्या कर पाता है? व्यक्त कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। अगर उसकी जब जो क्षेत्रीय भाषा के अंदर क्या मिलती है? उसको एजुकेशन मिलती है। तो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन। शोध से पता चलता है कि बहुभाषा छात्र उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण अन्य विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा? अच्छा होगा, तो बाद के अंदर उसकी जो समझने की कैपेसिटी है, लर्निंग की कैपेसिटी है, वो भी क्या होगी? बिल्डअप होगी, जिससे बाद के अंदर वो क्या करेगा? जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या करेगा? अच्छे से अपना प्रदर्शन कर पाएगा, अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। सतत विकास का भी क्या करती है? समर्थन करती है। सांस्कृतिक संरक्षण। बहुभाषा शिक्षा भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या करती है? संरक्षित रखती है। अब आपको अगर पूछा जाए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन से आर्टिकल से प्रेरित होकर हमारे ऊपर लाई गई होगी? वो तो मतलब हिंदी को बढ़ावा देना। आर्टिकल 21 से आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृत, अपने कल्चर, इनको क्या देना? बढ़ावा देना। ये अपना क्या है? मूल अधिकार। तो ये हमारा मूल अधिकार है, तो इसलिए क्या देनी चाहिए? इसके अंदर रिलीफ। इसके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए ऐसे कि तुम ये पढ़ो ये पढ़ो। क्या करो? रिलीफ दो उनको, उनकी भाषा को, कल्चर को, और इनको प्रोटेक्ट करने का क्या उनका राइट है। आर्थिक लाभ। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10% अपनी बहुभाषा विरासत में निवेश करता है। मल्टी लैंग्वेस्टिक के अंदर कितना खर्च करता है अपने जीडीपी का? 10%। किसके लिए? ओनली लैंग्वेज के लिए। उसकी रीजनल लैंग्वेस्टिक क्या हो? लैंग्वेज को क्या मिले?
बढ़ावा मिले, जिससे बच्चे क्या कर पाएँ, अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को क्या कर पाएँ, गेन कर पाएँ, अंडरस्टूड कर पाएँ और अच्छी तरीके से क्या कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी जीडीपी का कितना 10% एक्सपेंड करता है, किसके ऊपर, एजुकेशन पे ऊपर, कितना 10%। फिर सामाजिक सौहार्द भी होता है, क्या, सोशल सौहार्द भी, हाँ, जैसे अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच समझ एवं सहिष्णुता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है, किसको, टॉलरेंस को, किसको, टॉलरेंस को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इंक्रीजमेंट होता है किसका, टॉलरेंस का। और अब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्या होती है, अलग अलग भाषाओं के अंदर अच्छी तरीके से होती है। फिर पर्यावरण का संरक्षण, देशज भाषाएं पारंपरिक ज्ञान और सतत विकास की पद्धतियों को क्या करती है, संरक्षित करती है। जो मुहावरे, जो लोकोक्तियाँ, जो हमारी रीजनल जो भाषा है उसके अंदर जो इतिहास से जो चीज़ें चलती आ रही हैं पर्यावरण के बारे के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर हमें जो बड़े के बूढ़े होते हैं वो बताते हैं और बोलते हैं। अगर हमें हमारी लैंग्वेज पता होगी तो उसका हमें क्या पता चलेगा, मीन्स पता चलेगा। जब उनका हमें मीन्स पता रहेगा तो हम जो एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, हार्मफुल कम, जो हार्म क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन हमें जो बड़े के बूढ़े हमें जो चीज़ें बोलते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में हमने एजुकेशन क्या नहीं ली, फिर बाद के हमने बड़े हुए तो अब वो कुछ भी बोलते हैं हमें क्या पल्ले नहीं पड़ती, तो हम क्या नहीं कर पाते। जो सांस्कृतिक विरासत, जो हमें पारंपरिक विरासत है उसके अनुसार जो नॉलेज बड़े बूढ़ों द्वारा हमें मिलता है उसका हम क्या नहीं कर पाते, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता। हमारी जो एजुकेशन हुई है वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हुई है, जो बड़े के बूढ़े बोलेंगे वो डिफरेंट लैंग्वेज में बोलेंगे। बस हम सुन रहे हैं, उसका मीन्स, उसकी डीपनेस तक जाना क्या हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाता है सबके लिए। जो मतलब अगर हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो हम क्या ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं अपनी। की तो स्क्रिप्ट होगी ना यार, आई डोंट नो, होगी मतलब लिख रखे हैं इन्होंने वैसे। दो डाड़ी की तो स्क्रिप्ट होगी, तो मतलब स्कूलों से चेक दो डाड़ से तो दो डाड़ में दो डाड़ लगानी चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय एकता को क्या देना चाहिए, बढ़ावा। प्रभावी संचार, प्रभावी संचार, जैसे छात्रों को विविध क्षेत्रों के लोगों के साथ क्या संवाद करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब क्या होता है कि बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, जब वो जाता है घर के अंदर जो उसकी लैंग्वेज होती है तो वो उसको अच्छी तरीके से क्या आती है, समझ में आती है। अब वो स्कूल में गया, वहाँ पे हिंदी बुलाई जा रही है, यहाँ पे वो मतलब अपनी भाषा बोल रहा है, क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है, फिर दोनों के अंदर क्या होता है, द्वंद्व। अब वो ऐसी स्थिति में होता है कि ना तो वो अच्छी तरीके से हिंदी बोल पा रहा है और नहीं अच्छी तरीके से क्या बोल पा रहा है, अपनी वाणी पे से। तो वही बात हो रही, और लड़के उधर की शक की जगह क्या, विधर की शक। ऐसा क्या होगी, ऐसी लैंग्वेज है अपने मुँह से निकलेंगे तो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा, वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। तो जो एकता का भाव उसके अंदर क्या नहीं कर पाते, वो पैदा नहीं कर पाते। इस प्रकार से जो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार नहीं हो पाता। तो क्या होनी चाहिए, पहुंच और समावेशन को क्या देती है, बढ़ावा देती है। व्यापक शैक्षिक पहुंच होती है, माता पिता की क्या होती है, एजुकेशन में भागीदारी होती है। वंचित समूह का क्या होता है, समावेशन होता है। सामाजिक भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करता है बच्चा, सांस्कृतिक संरक्षण भी मिलता है उसको, आर्थिक लाभ भी होता है, सामाजिक सौहार्द भी, पर्यावरण का क्या होता है, संरक्षण की, प्रभावी क्या होता है, संचार होता है, और विविधता के अंदर एकता। भारत कौन सा देश है, विविधता के अंदर एकता इस्टेब्लिश करने वाला। भारत के अंदर डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट वर्ग, क्लास और डिफरेंट पीपल्स, उसके अंदर क्या, एकता पाई जाती है। भारत की विविधता के अंदर ही क्या है, एकता। अलग अलग सांस्कृतिक एवं भाषाओं के प्रति सम्मान को क्या देती है, बढ़ावा देती है, जिससे राष्ट्र की पहचान मजबूत होती है। किसकी आइडेंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। किसकी, नेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जो क्या देती है, डिफरेंट किसको, कल्चर्स एंड लैंग्वेज के प्रति क्या करती है, हमारे रिस्पेक्ट को क्या करती है, बढ़ाती है। और फिर है त्रिभाषा फॉर्मूला के खिलाफ तर्क कौन से, मतलब इसके ये तो सारे किसके अंदर थे, इसके पक्ष के अंदर थे। अब खिलाफ कौन कौन से, एक तो राजनीतिकरण हो गया किसका, भाषा का।
मतलब लैंग्वेज का प्रयोग करके लोग किसका चुनावों को जीतने कार्यों का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भाषा के आधार पर लोगों को क्या करना, भड़काना, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इसके अंदर आती हैं। तो राजनीतिकरण, भाषा व विश्व के कई हिस्सों में एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। बहुभाषाई शिक्षा का उपयोग लोगों के भूमिपुत्र सौन शब्द सोइल की भावनाओं को भड़काने के लिए किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता क्या होती है, बाधित होती है। क्या राजनीतिकरण क्या हो गया, भाषा व विश्व के कई हिस्सों में एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है कि बहुभाषी शिक्षा का उपयोग लोगों की भूमिपुत्र की भावनाओं को भड़काने के लिए किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता क्या होती है, बाधित हो सकती है। भूमिपुत्र का मतलब जैसे साउथ वाले बोल रहे हैं कि भाई हम साउथ से हम नॉर्थ वाले कैसे बोल सकते हैं, उनके कि ये लग रहा है कि भाई हम तो साउथ। अब तो उन्होंने मतलब भाषा के आधार पर क्या हो गए, अलग अलग हो गए कि हमारे तो मतलब यहाँ के जो साउथ से आते हैं वो तो क्या है, यही भाषा बोलेंगे, और ये जाएंगे ये अलग अलग क्या हो गया, इसको डिफरेंस कर दिया, दोनों के अंदर बांट दिया। नहीं तो भाषा के अंदर क्या होनी चाहिए, विविधता के अंदर एकता। लेकिन उसी को माँ बाप समझ लिया उन्होंने, साउथ वालों ने उसी को समझ लिया, नॉर्थ वाले ने उसी को समझ लिया। तो कौन सी, भूमिपुत्र की, कि यहाँ पे जो बच्चा जन्मेगा वो तो क्या बोलेगा, यही भाषा बोलेगा, वहाँ पे जो बच्चा जन्मेगा वो यही भाषा बोलेगा। तो फिर बाद में क्या हो गया इसका, अब तुम हिंदी यहाँ पे नहीं थोप सकते, क्योंकि ये इसका क्या है, अधिकार है। जैसे एक बेटे का क्या होता है, अधिकार रहता है अपनी भूमि के अंदर उसका मिलने का, तो उसकी लैंग्वेज भी क्या रहेगी, वो ही रहेगी, वो नहीं रह सकती। इसलिए भूमिपुत्र जो अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं, अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक होते हैं। उन्हें अपने ही देश में आकार बसने वाले बहुसंख्यक संस्कृति के प्रवासियों में अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने का डर महसूस होता है। फिर बाद के अंदर जो हम भूमिपुत्र बन के रहेंगे तो फिर टुकड़ों टुकड़ों के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर बाद में बहुसंख्यक भी माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे, फिर ये माइनर ऐसे। फिर भाषा सीखना एक विकल्प होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लैंग्वेज सीखना क्या होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। वयस्क अपने प्रोफेशन और अन्य आवश्यकताओं को आधार पर नई भाषाएं सीख सकते हैं। ऐसा करने के लिए स्कूलों में अनिवार्य भाषा नीतियों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कहता है कि क्या, जिसको अलग सीखनी वो अपने प्रोफेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख ले, उसके लिए भाषा लगाने की क्या आवश्यकता है, एक यह बात कहते हैं। फिर है प्राथमिक शिक्षा में संघर्ष। भारत में कई छात्रों को बुनियादी साक्षरता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तीसरी भाषा जोड़ने से पहले संसाधन विहीन शिक्षा प्रणाली पर अधिक बोझ बढ़ सकता है। क्या है कि तुम एक और बढ़ा दोगे तो इसके अंदर फिर बाद के अंदर बच्चों के ऊपर बोझ और बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक भाषाई परिवारों में आने वाले बच्चों के लिए बहुभाषाई शिक्षा भ्रमित करने वाली और मानसिक रूप से तनावपूर्ण हो सकती है। अगर अलग अलग लैंग्वेज पढ़ाओगे तो बच्चों में ज़्यादा क्या बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है और भ्रमित कर सकती है उसको। योग्य शिक्षकों की कमी। दूसरी और तीसरी भाषा के शिक्षकों की कमी से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अवसर रचना जरूरी हो जाती है। यह अधिक दबाव डालने वाली शैक्षिक आवश्यकता बन जाती है जिस पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इस खर्च को अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग में किया जा सकता है। बोल रहा है कि शिक्षकों की भी क्या है, कमी। अब अच्छी तरीके से तो क्या लैंग्वेज को पढ़ा नहीं पाएंगे, जिससे बच्चों पर क्या बढ़ेगा, अनावश्यक तनाव बढ़ेगा, और अनावश्यक क्या बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। तो इस खर्च को कम तुम और कहीं पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्यों बढ़ाना। फिर भाषाई रूप से विविध राज्यों के लिए चुनौतियाँ, जैसे नागालैंड जैसे राज्य जहाँ पर कई भाषा बोली जाती है और संसाधनों की क्या कमी है, उनके लिए त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करना भी क्या है, मुश्किल है। और फिर क्रियान्वयन में संबंधी कठिनाई। उदाहरण के लिए हरियाणा में तमिल भाषा को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कई व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। फिर प्रौद्योगिकी भाषा संबंधी बाधा को कम करते हैं, जैसे गूगल, जिमिनी, AI टूल त्वरित अनुवाद प्रदान करते हैं, जिससे भाषा में दक्षता की आवश्यकता कम हो जाती है। अब ये बोल रहे कि भाषा सीखने की क्या ज़रूरत है, जब तुम ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश को हिंदी के अंदर, ट्रांसलेट एक झपके के अंदर कर सकते हो। फिर तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है, 3 फॉर्मूला है। इसके अंदर ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है, इसके अंदर बच्चे पर बोझ क्यों डालना है, इसके अंदर अतिरिक्त खर्च क्यों करना, इसके अंदर अतिरिक्त शिक्षकों को क्यों भर्ती करना, ये सारी चीज़ें, अतिरिक्त तनाव क्यों देना। जब क्या हो गए, AI, गूगल, जेमिनी ऐसे क्या आ गए, प्लेटफॉर्म्स आ गए, इसके अंदर त्वरित क्या हो जाता है,
इमिडिएटली क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। तो ऐसे फिर भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। फिर है अस्मिता पहल। कौन सी? अस्मिता पहल। अस्मिता अनुवाद और शैक्षणिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का क्या किया गया, बढ़ावा गया, संवर्धन किया गया। ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें क्या की जाएंगी, प्रकाशित की जाएंगी। ये तो शायद पढ़ाई भी तक है कि 22 मतलब आजकल भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या किया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर वो मतलब उस छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, वो मतलब अपनी बुक लिखने के लिए आते हैं। एक बार बताया था इसे। फिर है बहुभाषा शब्दकोश। क्या आजकल क्या करें, 22,000 पुस्तकें क्या की जाएंगी, प्रकाशित की जाएंगी, जिससे मतलब और भी लैंग्वेज। फिर बहुभाषा शब्दकोश क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य बहुभाषी शब्दकोश में संग्रह का निर्माण करना। फिर रियल टाइम अनुवाद संरचना। भारतीय भाषाओं की रियल टाइम में अनुवाद के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु भारतीय भाषा समिति के सहयोगी राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच NEFT के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्या है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का क्या किया जा रहा है, निफ्टी के द्वारा। हाँ रियल टाइम ट्रांसलेट। नेफ्ट वो है प्रौद्योगिकी का मंच, उसके आधार। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच द्वारा। हाँ, तो क्या किया जा रहा है इसके द्वारा, अरे इसके द्वारा टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है कि जल्दी से क्या कर ले, अनुवाद भी कर ले। अब जो भारतीय जो मतलब जो अदर हैं, जैसे अमेरिका है, वो राजधानी को कैसे ही कर सकता है अनुवाद, उसके लिए शब्दकोश तो हमें तैयार करके देना होगा, जो बाद के अंदर AI टूल्स के अंदर क्या किया जाए, इसको वो किया जाए। फिर रियल टाइम के अंदर क्या किया जाए, इनका अनुवाद किया जाए। फिर भारतीय भाषा पुस्तक योजना। विविध भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत डिजिटल पाठ्य पुस्तक और अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाती है, जिसका उदाहरण एक क्या है, ई-पाठशाला। क्या ई-पाठशाला के अंदर में क्या करवाई गई है, मतलब भाषा जो डिजिटल क्या है, पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर और क्या किया गया, जैसे डिजीलॉकर, हाँ डिजीलॉकर रहा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो करते हैं। ऐसी कुछ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का क्या विकास किया है, लेकिन सटीक उदाहरण क्या है इसके लिए, ई-पाठशाला। भाषाणी, ये एक AI आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली है जो लोगों को अन्य भारतीय भाषाओं में बोलने वाली बात को करते समय अपनी भाषा में बोलने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ऐसे तो क्या किया, अस्मिता पहल की गई है, और बहुभाषा शब्दकोश तैयार करना, रियल टाइम अनुवाद संरचना करना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना और भाषण। फिर त्रिभाषा फॉर्मूलों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड तो है शिक्षा की गुणवत्ता, क्वांटिटी को ना क्वालिटी को, शिक्षा की क्वालिटी को प्राथमिकता क्या देनी चाहिए, देना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को क्या देना, प्राथमिकता देना। अधिक भाषाओं को जोड़ने की बजाय शिक्षण की गुणवत्ताओं को सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे हम जो में से कोई आइडियाज़ पूछे तो हम क्या बता सकते हैं कि शिक्षा में ज़्यादा लैंग्वेज जोड़ने की बजाय क्या करो, जो शिक्षा है जो लैंग्वेज जोड़ रखी है उसी के अंदर गुणवत्ता क्वालिटी क्या लाओ पढ़ाने के अंदर, जो बच्चों को अच्छी तरीके से क्या है समझ आए। फिर क्या है, सहकारी संवाद को क्या करना, मजबूत करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुचारू क्रियान्वयन और फंडिंग में देरी बचने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। क्या सहकारी संवाद को क्या करना, मजबूत। अगर डिस्प्यूट पैदा हो रहा है स्टेट एंड यूनियन के अंदर तो जल्दी से जल्दी उसका क्या हो, निपटारा हो, क्या क्लियरनेंस आए उसके अंदर। फिर यूनेस्को के बहुभाषी शिक्षा दिशा निर्देश के अनुसार आप कार्य करना, जैसे डेचा संचालित नीति। प्रभावी योजना निर्माण के लिए सामाजिक, भाषाई और शैक्षिक डाटा एकत्रित किया जाना चाहिए। फिर शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन,
शिक्षार्थियों की भाषा में संसाधन विकसित करने चाहिए और मूल्यांकन प्रणाली को उसके अनुसार क्या किया जाना चाहिए, अनुकूलित किया जाना चाहिए। योग्य क्या होने चाहिए, टीचर होने। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो मातृभाषा और आधिकारिक भाषा दोनों में क्या हो, कुशल हो, दक्ष हो, क्या हो, दोनों के अंदर वो कर सके, जो मातृभाषा भी जानता हो और आधिकारिक भाषा भी जानता हो, दोनों ऐसे। फिर है सामुदायिक भागीदारी। माता पिता देखभाल करने वाले देश समूह को प्रभावी व्यवसायिक कार्यक्रमों के विकास में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे क्या बताया गया, आ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि ज़्यादा भाषा जोड़ने के बजाय जो हमारी भाषा है उन्हीं के जो भाषा हैं उन्हीं को क्या करना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर क्या करवाएं, उपलब्ध करवाएं। शिक्षक ऐसे तैयार करें जो जो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा और आधिकारिक भाषा सब जाने, जो अच्छी तरीके से कर सके। बच्चों को सामाजिक भागीदारी भी होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, सोशल पार्टनरशिप भी, मतलब इनके होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ बच्चे दोस्त उस्त सब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगी, अच्छी तरीके से होगी। और शैक्षणिक सामग्री और मूल्यांकन, शैक्षणिक सामग्री भी क्या हो, उसकी पहुँच हो, ऐसी लैंग्वेज को क्या देना, बढ़ावा देना। और उनका मूल्यांकन करते समय भी क्या नहीं आई, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्या करना। तो भारत में गुणवत्तापूर्ण उत्तर शिक्षा, क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर अब ये भी क्या है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उसके अंदर भी क्या हो, सुधार हो। जैसे BA MA B.Ed इनके अंदर ये सुधार हो। इसी का है ये, सुर्खियों में क्यों है। नीति आयोग ने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ये वैसे तो 3 वो था लेकिन ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये भी थोड़ा सुर्खियों के अंदर है। तो नीति आयोग ने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्तर शिक्षा का विस्तार 6 में एक रिपोर्ट जारी की। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की क्वालिटी, हायर एजुकेशन में भी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय कहा जाता है। गुणवत्ता उत्तर शिक्षा में SPU की भूमिका 81% क्या है, 495 SPU और उनके 46,000 से अधिक संबद्ध संस्थानों में कुल छात्र नामांकन है। SPU क्या है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेट पब्लिक अंडरटेकर यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, हाँ, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। और 9 करोड़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य हायर एजुकेशन संस्थानों में नामांकन को 4.33 करोड़ से 2 गुना करके क्या कर दिया जाना चाहिए, 9 करोड़ कि हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन क्या करो, बढ़ाओ। 7 करोड़, इन 9 करोड़ छात्रों में 7 करोड़ छात्र क्या होने चाहिए, SPU में क्या पढ़ेंगे, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के अंदर क्या पढ़ेंगे, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। फिर 76.3%, 2011 से 2022 तक अनुसूचित जातियों के छात्रों के नामांकन कितना होना चाहिए, 76.3%। 106.8% अनुसूचित जनजातीय छात्रों के नामांकन में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लैंगिक समानता, हालिया आंकड़ों में दर्शाता है कि SPU स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी नामांकन में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है। इसमें 51.79 पुरुष और 48.21 महिलाओं के नामांकन राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए गए, दर्ज कि महिलाओं और पुरुषों को भी क्या होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के अंदर समान होना चाहिए। फिर NIRF 2024 के अनुसार शीर्ष 100 संस्थानों में विश्वविद्यालय श्रेणी में शामिल हुए हैं। कौन से, 38 SPU। भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति, एक रिपोर्ट है किसकी, AISHE की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार। प्रवेश और नामांकन, संस्थान में 1168 विश्वविद्यालय के अंदर 45,473 कॉलेज और 12,002 स्टैंड अलोन संस्थान हैं। क्या है, पूछ लिए तुम। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, पेज नंबर 9।
भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में क्या बना दिया है? राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर दिए? उद्घोषणा कर दी। क्या कर दिए? उद्घोषणा। इस उद्घोषणा के साथ ही मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति क्या लग चुका है? शासन लग चुका है। राज्य में आखिर बार राष्ट्रपति शासन 2001 और 2002 में लगाया गया था। वर्तमान में उद्घोषणा से मणिपुर राज्य की विधानसभा क्या हो गई है? निलंबित हो गई। मणिपुर में क्या लग गया है? राष्ट्रपति शासन, और वहाँ की विधानसभा क्या हो गई है? निलंबित हो गई। राष्ट्रपति शासन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। संविधान में उपबंध है, यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलती है तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। संविधान में उपबंध है कि यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है, तो हम क्या लगा सकते हैं? विशेष प्रावधान। और राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कभी कभी राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस उपबंध का क्या कर सकता है? हिंदी। कभी कभी राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस उपबंध का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। अवधि और अनुमोदन अनुच्छेद 356(3) के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यदि संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती तो यह 2 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर क्या किया? आर्टिकल 356 का तुमने क्या किया? प्रयोग किया। आर्टिकल 356 का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जब अगर सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर भारत के अंदर खुद के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो हम क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो और बाद के अंदर क्या होता है? अगर जैसे हमने राष्ट्रपति शासन की क्या की? घोषणा की, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमें ये बिल किसके अंदर भेजना होता है? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर साधारण बहुमत द्वारा क्या हो जाना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। हमने मणिपुर में क्या लगाया है? राष्ट्रपति शासन। अगर 2 महीने के अंदर अगर पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन अपने आप ही हट जाएगा। एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने महीने तक चल सकता है? 6 महीने तक जाए। हालांकि इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कि एक बार जैसे मंजूरी मिल गई संसद तक कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के बाद में वापस अगर मंजूरी ले ले तो 6 माह तक। तो ऐसे मंजूरी लेते लेते कितने दिन तक लगा सकते हैं? 3 साल तक। 3 साल बाद के अंदर आपको क्या होगा? हटाना ही होगा। फिर इसको राष्ट्रपति अपनी बात की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन द्वारा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? हटा सकता है। परिणाम राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकता है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन के माध्यम से क्या कर सकता है? 2 खोगोगे। राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को स्थानांतरित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का असर संबंधित राज्य के हाईकोर्ट को कामकाज पर नहीं पड़ता। 3 बातें बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है? या तो राज्य सरकार के संचालन, राज्यपाल की शक्तियाँ, या तो देश को चलाने का काम कौन करे? मतलब उस राज्य को चलाने का काम राष्ट्रपति कर ले। अगर राष्ट्रपति नहीं चलाना चाहता और उसको काम किसको दे सकता है? संसद को दे सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो दूसरा देश का जो दूसरे राज्य का हाई कोर्ट है उसके ऊपर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है? सचिंद्र लाइट बंद कर देना। हाँ, एथिक्स का टॉपिक है 3रा। कौन सा है? सर्विलांस कैपिटलिज्म। कौन सा है? सर्विलांस के। हाल ही वर्षों में डिजिटल सूचना का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। 1986 में ये केवल 1% था, लेकिन 2013 में कितना हो गया? 98% चीज़ें हमें किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या पता चल जाती हैं। इसके चलते व्यक्तिगत डेटा 21वीं सदी में नई संपत्ति बनकर उभरा है। अब पहले तो क्या थी? पैसे ही क्या थी? संपत्ति थी। आजकल तो अपना डाटा भी, मोबाइल का डाटा भी क्या बन गया? संपत्ति। अगर मोबाइल के अंदर किसी ने कोई चीज़ें देख ली या डाटा चुरा लिया तो उसकी क्या संपत्ति चुराने के बराबर है।
इस बदलाव को सर्विलांस कैपिटलिज्म के उदय को बढ़ावा दिया गया है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां मानव अनुभवों और व्यवहारों को लाभ के लिए संसाधन के रूप में जुटाया साधन जाता के है। रूप में। गूगल, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के नेतृत्व में इस बदलाव से निजता, स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जवाबदेहिता के अंदर बारे में गहरी नैतिकता, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंताएं उत्पन्न की काम नहीं करते। है ना। क्या सर्विलांस कैपिटलिज्म? जो अपने सर्विलांस कैपिटलिज्म है कि आजकल तुम रील्स देख रहे हो। अब जैसे तुम रील्स देख रहे हो तो बाद के अंदर तुम कौन सी पोस्ट को लाइक करते हो, कौन सी पोस्ट को कितनी देर तक देखते हो, कौन सी पोस्ट के अंदर तुम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, ये सारा डाटा क्या करते हैं आपके संसाधन के रूप में कलेक्ट करने का काम करती है। कौन? गूगल, मेटा, अमेजन, ये सारी क्या कर रही हैं आपकी डेटा प्राइवेसी का क्या कर रही हैं हनन। जैसे कि अब जो तुम कोई लहंगा देख रहे हो, अब तुम इस लहंगे के ऊपर तुम्हारी ज़्यादा नज़र पड़ी या तुमने इसको लाइक किया, तो फिर बाद के अंदर ये डाटा कलेक्ट करके ये डाटा कहाँ पे दे दिया जाता है? अमेजन के अंदर सेट कर दिया जाता है। फिर वो ही लहंगा आपके साथ दिखाया जाएगा। फिर बाद के अंदर इतना दिखेगा, इंटरेस्ट था ही तो आप क्या कर लेगो, इसको परचेज कर लेगो। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसको? खरीदने के लिए। आप एक बार सामने आया, आपने कठोर निर्णय करके उसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि हम नहीं लेंगे। लेकिन बार बार आपके सामने आता जा रहा है, किसका? आपके डाटा का प्रयोग करके। जैसे दिखा था, क्या देख रहे तुम? नहीं, मैं ये बोल रही थी विकास में डाइटिंग में चल रहे थे बिन और तो ऐसा समझ में आए। ये सारी चीज़ें क्या है? सर्विलांस के पे सर्विलांस हो रहा है आपका। सर्विलांस क्या होता है? किसी एरिया के अंदर सर्विलांस, निगरानी के अंदर हो भाई साहब। आप क्या हो? निगरानी के अंदर हो। किसके अंदर? डेटा की निगरानी के अंदर। ये आपके मानसिक थॉट्स को सोचता है, आपके मानसिक विचार क्या चल रहे हैं वहाँ तक भी क्या इसकी पकड़ है। आप कैसा सोचते हो, आप कैसा पहनते हो, आप कैसा दिखाना चाहते हो, आप कैसे बोलना चाहते हो, आप किस चीज़ की क्या करते हो प्रैक्टिस, आप क्या अपने फ़ोन में अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हो, किन चीज़ों को बढ़ावा देते हो, किन चीज़ों को मतलब पाबंद करते हो। ये सारी चीज़ आपके बारे में इतनी जानकारी आपको खुद को भी नहीं है, इससे ज़्यादा आपको आपके फ़ोन को आपके बारे में क्या है जानकारी है। समझ में आ रहा है? इसे क्या कहते हैं? सर्विलांस कैपिटलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्विलांस कैपिटलिज्म। व्हाट इज सर्विलांस कैपिटलिज्म? परिभाषा, डेफिनेशन। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहाँ निजी कंपनियां जैसे अमेजन, अल्फाबेट, मेटा आदि मानव व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाना और उसे प्रभावित करने के लिए सुनियोजित रूप से व्यक्तिगत डाटा क्या करती हैं? एकत्रित करते हैं। क्या है? सर्विलांस कैपिटलिज्म के अंदर जैसे अमेजन, मेटा, गूगल, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? आपके व्यवहारिक, आपकी बातों को, आपके थॉट्स को क्या करती हैं? पहचानती हैं और आपको एकत्रित करके सुनियोजित तरीके से आपको क्या दिखाती हैं? वो चीज़ें दिखाती हैं जो आप देखना चाहते हो। उनका विश्लेषण करती हैं और लाभ कमाती हैं, जैसे लक्षित विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, बीमा संबंधी निर्णय आदि। आप जैसा सोच रहे होगे आपके पास वैसा ही क्या आएगा? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आएगा, जिससे क्या करोगे? आप अट्रैक्ट होगे और फिर बाद के अंदर क्या करोगे? उनसे क्या होगा? मुनाफा होगा, लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। किसको होगा लाभ? कंपनीज को। अमेजन से तो कोई चीज़ मंगा लिया तो किसके पास गए पैसे? अमेजन। तो बस तो उन्हीं को होगा। तो पूर्व अनुमान हेतु विश्लेषण AI और एल्गोरिदम यूजर्स की प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के लिए उनके व्यवहार से जुड़े पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। कौन से एल्गोरिदम काम करते हैं? AI एल्गोरिदम, जो हमारे क्या लगाते हैं? पूर्व अनुमान को क्या करते हैं? उनका विश्लेषण करते हैं। कौन? AI एल्गोरिदम। प्रभाव डालने वाली तकनीकें, इम्पैक्ट डालने वाली टेक्नोलॉजी, प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी का उपयोग लक्षित विज्ञापनों, डायनेमिक मूल्य निर्धारण और व्यवहार को प्रभावित करके उपभोक्ता द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों, उनके राजनीतिक विचारों, यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को भी दिशा देने के लिए क्या किया जाता है?
तुम्हें भी दिशा निर्देश दे देंगे तुम्हारे थॉट प्रोसेस को क्या करके एनालिसिस करके। आपको क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट। सर्विलांस कैपिटलिज्म की श्रेणियाँ क्या होती हैं, 2 होती हैं, एक तो कोऑपरेटिव सर्विलांस और एक राज्य कोऑपरेटिव गठजोड़। एक कोऑपरेटिव सर्विलांस क्या होता है, कंपनियां टारगेटेड विज्ञापन के लिए भारी मात्रा में उपयोगकर्ताओं का डाटा क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक विज्ञापन दिखाने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए ब्राउजिंग आदतों पर क्या है, नज़र रखता है। कि आपको क्या करता है, एक तो कोऑपरेटिव सर्विलांस के अंदर तो क्या करते हैं, कंपनियों के अंदर जो कंपनियां उनके टारगेट विज्ञापन दिखाना, तुम कौन कौन से विज्ञापन को ज़्यादा देख रहे हो, जैसे डाटा एकत्रित किया रहा आपकी तरफ वही डाटा क्या कर देना, फेंक देना। फिर राज्य कोऑपरेट गठजोड़, सरकारें सुरक्षा और खुफिया जानकारियों को बहाने निजी कंपनियों के साथ सहयोग करती है। उदाहरण के लिए चीन की सामाजिक क्रेडिट प्रणाली, यह क्या है, राज्य और कोऑपरेट। अब जब मतलब राज्य के साथ कंपनियों के साथ गठजोड़ कर लेता है तो राज्य क्या बोलता है, हमारे पास अलाउ करवा लेते हैं, किसके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। क्या आपकी सिक्योरिटी के लिए क्या करवा रहे हैं, अलाउ कर लिया, या फिर बाद में वो डाटा किसको दे रहे हैं, कंपनियों को, ऐसे। फिर है पारंपरिक पूंजीवाद बनाम सर्विलांस कैपिटलिज्म। एक पारंपरिक पूंजीवाद, एक सर्विलांस कैपिटलिज्म। जैसे संसाधन, श्रम और प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, इस्पात आदि। आजकल कौन सा हो गया, यूजर्स का व्यक्तिगत डाटा। मूल्य सृजन, वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पन्न जैसे फोर्ड की असेंबली लाइन। डिजिटल हस्तक्षेप के जरिए व्यवहार को क्या करना, प्रभावित करना। फिर लाभ मॉडल, भौतिक उत्पादों या सेवाओं को बेचना। अब क्या हो गया, लक्षित विज्ञापन, एआई संचालित मूल्य निर्धारण के जरिए डाटा का क्या करना, मुद्रीकरण करना। उदाहरण, इस्पात मिलें, ऑटोमोबाइल कारखाने, गूगल विज्ञापन, अमेजन रिकमेंडेशन, ये सारे। अब क्या हो गए इसके अंदर, पहले तो पूंजीवाद के अंदर क्या था, पारंपरिक पूंजीवाद के अंदर कोयले, कार, इस्पात। आजकल तो व्यक्तिगत डाटा चुराओ, वस्तुओं को बड़े पैमाने पर जैसे बनाते थे, आजकल क्या कर दो, डिजिटल हस्तक्षेप कर दो, गाइडेंस दे दो उन्हीं को। और भौतिक उत्पादों सेवाओं को बेच बाजार, लक्षित विज्ञापन, ये दो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगी सारी चीज़ें। इस्पात मिले, ऑटोमोबाइल कारखाने में, गूगल विज्ञापन, ऐसे कर रहे हैं। सर्विलांस कैपिटलिज्म से संबंधित नैतिक निहितार्थ, हेर फेर करना, एल्गोरिदम के कारण यूजर्स के निर्णयों में आकार देने को संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फ़ायदा उठाया जाता है। आपके नॉलेज का क्या उठाया जाता है, पूर्वाग्रहों का क्या फ़ायदा उठाया जाता है, ऐसा एल्गोरिदम बना दिया था। उदाहरण के लिए यूट्यूब की रिकमेंडेशन प्रणाली भावनात्मक रूप से उत्तेजित कंटेंट को बढ़ावा देकर यूजर्स को जुड़ाव को बढ़ाती है, ऐसे। फिर गोपनीयता का क्या है इसके अंदर, शरण, डेटा अक्सर उचित सहमति के बिना एकत्रित किया जाता है, जिसकी मदद से बड़े पैमाने पर निगरानी की जाती है। उदाहरण के लिए 2021 में फ्रांस की क्लियर व्यू एआई के बिना कानूनी अनुमति लोगों के डेटा को क्या किया, इकट्ठा करने को रोक लगा दिया गया था। फिर व्यक्तिगत डाटा वस्तु के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग। निजी संवेदनशील डाटा को अब एक वस्तु की तरह खरीदना और बेचा जाता है। कोई डाटा को आजकल जो जैसे क्या कर रहे हैं, बिस्कुट खरीद रहे हो वैसे क्या कर रहे हो, बेच रहे हैं, ले रहे हैं। तेरे मोबाइल का डाटा इसको दे दिया, तेरे मोबाइल का डाटा इसको देते, तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास गई। अब जो करना है उस डाटा का उपयोग करके अच्छी तरीके से एनालिसिस करके अटैक कर दो। जैसे पाकिस्तान का हमें पूरा क्या मिल जाए, डाटा मिल जाए, हैं इंडिया ने कर दिया क्या, वो मीडिया का। हाँ, आजकल आज क्या किया इंडिया ने, एक क्या की एडवाइजरी जारी की, किसको, मीडिया को, कि तुम लाइव टेलीकास्ट नहीं करोगे। लाइव टेलीकास्ट करने से क्या होता है, तुम जो हमारी जो रणनीति चल रही है, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो डिफेंस एक्शन ले रही है, वो सारे एक्शन तो उनको बता दो। जैसे 2008 के अंदर क्या हुआ, ताजमहल के अंदर अटैक हुआ तो जो मीडिया ने उसको क्या किया, लाइव दिखाया। अब गुंडा ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके पीछे क्या चल रही है, बीएसएफ के जवान चढ़ रहे हैं, या ये जो भी जवान, अब उनको भी दिखा रहे हैं। अब ऊपर से जो उनके कान के अंदर क्या है, एयरबड्स हैं। और जो पाकिस्तान से सीधा क्या हो रहा है, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ के अंदर दिख रहा है कि तेरे ऊपर तेरे नीचे क्या रहा है, सैनिक आ रहा है, इसको क्या कर दे, टपका दे। तो फिर अच्छी तरीक़ा से अब उनके लिए जो सेना के जवान ज़्यादा मरे, अगर ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होते तो मरते क्या, उनको कोई बताने वाला ही नहीं होता, चुपके चुपके हम भी गोली मारते रहते। पीछे से अपना पीछे से चैनल मार, पीछे वापस चलता है पाकिस्तान में भी। यहाँ पीछे से जॉन चढ़ रहा है, पाकिस्तान के पाकिस्तान जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, हाँ। पीछे से जॉन चढ़ रहा है और पाकिस्तान में देख सारे इंटरेस्टेड नहीं उनके सुनने के अंदर।
पीछे से गोली मारती है खड़ा खड़ा वीडियो नहीं, पाकिस्तान के सारे चैनल यहाँ पे चलते हैं। लाइव नहीं दिखा वैसे। अब लाइव देखने से क्या होता है, जैसे मतलब ऐसे कर रहे हैं, अब हम किसी गुंडे को पकड़ना है और उस हमारे घर के अंदर कोई गुंडा आ गया, जैसे घुस गया, अब उसको पकड़ना है। अब तुमने क्या कर दी, लाइव टेलीकास्ट चला रखी है और गुंडे ने क्या लगा रही है, एयरबड्स लगा रखा है और उसके बॉस ने टीवी चैनल क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। अब हम पीछे की साइड से घुस रहे हैं, वहाँ पे हमें कैमरे के अंदर दिखाया जा रहा है कि हम पीछे की साइड से घुस रहे हैं, वो अंदर है। उसके पास आया कि पीछे की साइड से एक आदमी आ रहा है, जैसे आया फिर वो अपने आप ही क्या डिशुम डिशुम, तो फिर वहाँ के अंदर तो ये हो गया। फिर व्यक्तिगत डाटा वस्तु के रूप में प्रयोग। फिर अनुचित वाणिज्य प्रथाएं, डाटा के उपयोग बारे में पारदर्शिता की क्या है, ट्रांसपेरेंसी की क्या है, कमी। उदाहरण के लिए इटली में 2021 में डेटा भंडारण के बारे में यूजर्स को गुमराह करने के लिए फेसबुक पर 7 मिलियन यूरो का क्या लगाया, जुर्माना। लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या हो रहा है, उल्लंघन। राज्यों और कंपनियों द्वारा किए जाने वाले नागरिक स्वायत्ता का क्या कर रही है, राइट टू प्राइवेसी। 21 और 19 दोनों के अंदर क्या है, हमें निजता का अधिकार है, तो उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत में आईटी नियम 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नियंत्रण के बीच स्पष्टता का क्या है, अभाव है। फिर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, यूजर्स के जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए क्यूरेटेड कंटेंट से संपर्क में आने से लोग तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम उन कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं जो क्रोध और भय को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऐसी पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो, जैसे एक ही आदमी का मत क्या कर रहा हो और उनके क्या कर रहे हो, उनको भड़का रहा हो, ऐसी चीज़ों को क्या एल्गोरिदम के माध्यम से दिखाना, जो क्या कर रहा है, मानसिक तनाव देने का क्या कर रहा है, कार्य देगा। प्रौद्योगिकी, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को तेजी से विकास चलते विनियामकी फ्रेमवर्क अप्रासंगिक बनते जा रहे हैं। जैसे हम रेगुलेट कर रहे हैं ना, उनको क्या हो रहा है, अप्रासंगिक होकर ओटीटी का विस्तार क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। फिर कोऑपरेटिव राज्य, ओटीटी क्या है, ओटीटी जी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, ये सारे क्या है, हमें यहाँ पे इनके कारण क्या हो रहा है, अब जो ऑन टाइम टेलीकास्ट कहीं ऑन टाइम टेलीकास्ट, ये नहीं है इसका, तो ये फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसके ओटीटी नहीं AOIT, अच्छा OTT प्लेटफॉर्म तो ये होते हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म वो है, दूसरी है यानी प्रौद्योगिकी। जब कोऑपरेटिव राज्य की मिली भगत, बोल ओवर द टॉप, हाँ ये है। और कोऑपरेटिव राज्य की मिली भगत, कोऑपरेटिव और सरकार के बीच साठ की एक बड़ी चुनौती है। जब कंपनियों और सरकार के हित आपस में मिल जाते हैं, जैसे खुफिया एजेंसियों के साथ डेटा साझा करना, तो सार्वजनिक निगरानी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है। जैसे कंपनियों के साथ कौन ले साठ-गांठ कर ले, सरकार वाले, तो बाद के अंदर क्या हो जाता है, जो सरकार की जो निगरानी है वो तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं, हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उन्नीस सौ 91 के अंदर तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज भी वही से, पहले भी वही से, क्वेश्चन भी आगो नेशनल एजुकेशन, अच्छा ये है ना, न्यू की फुलफॉर्म पूछ लिया नहीं कोई बात। अभी डांस कैपिटलिज्म को विनियमित करने के प्रयास, वैश्विक प्रयास क्या किया गया, यूरोप संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 ये डाटा एकत्रित करने के संबंध में उपभोक्ताओं या यूजर्स की सहमति को क्या लागू करता है, उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाता है। इससे यूजर्स को अधिकारों में क्या होती है, वृद्धि होती है। भारत में किए गए प्रयास, KS पुट्टास्वामी मामला 2017, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार को क्या किया, घोषित किया। फिर डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 ये डेटा प्रसंस्करण के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति को अनिवार्य करता है, व्यक्तियों को अपने डाटा को एक्सेस और डिलीट करने में सक्षम बनाता है एवं उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर दंड का क्या करता है, प्रावधान करता है। और वैश्विक स्तर पर क्या है, यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, फिर
कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट 2020 यह कैलिफोर्निया के निवासियों को निम्नलिखित अधिकार देता है, जैसे लोग जान सकते हैं कंपनियां उनके बारे में कौन सी निजी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं, लोग कंपनियों को अपनी जानकारी बेचने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, और लोग कंपनियों को अपना डाटा पूरी तरीके से डिलीट करने क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। आगे की राह कह सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसके अंदर। मजबूत विनियामकी फ्रेमवर्क, मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए मजबूत क्या होना चाहिए, फ्रेमवर्क होता है। डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट जवाबदेही, नियमित ऑडिट और कठोर दंडात्मक प्रावधानों के साथ प्रासंगिक कानून को लागू करने की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता। उदाहरण के लिए रियायत को सीमित करके और न्यायिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के पर भारत को डीपीडीपी अधिनियम को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। यूजर्स को सशक्त बनाना चाहिए और इसके लिए डाटा साक्षरता संबंधी अधिनियमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सहमति संबंध पारदर्शी तंत्र को लागू करना चाहिए। इससे यूजर्स अपने डेटा को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, नियंत्रित। फिर इंटरेस्ट उपयोग, बड़ी टेक कंपनी या तकनीकी एकाधिकार को समाप्त करके उनकी अनियंत्रित शक्ति को कम करना, जैसे इस तरह से एंटी ट्रस्ट उपयोगों पर संयुक्त राज्य अमेरिका चर्चा जारी किया ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नवाचार सुनिश्चित किया जा सके। एंटी ट्रस्ट का उपयोग करना, जो भी बड़ी कंपनियां जो अपनी मोनोपोली स्थापित कर रखी हैं डाटा को, उनको क्या करना, मतलब दमखाना। वैश्विक सहयोग, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि कम विनियमित देशों में डाटा का दुरुपयोग रोका जा सके। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की इस तरह चुनौती के एकीकृत समाधान को क्या मिले, वैश्विक से मतलब इनको क्या करना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए कि डाटा का क्या नहीं होना चाहिए। फिर प्रौद्योगिकी नैतिक मूल्यों का क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए। एथिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। टेक के कंपनियों को निजता आधारित डिजाइन अपनाते हुए प्राथमिकता देने वाले प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि निगरानी सर्विलांस में शुरुआती स्तर पर कम किया जा सके। कि एथिकल वैल्यू को भी क्या रखो, ध्यान में रखो। जो जन भावना को आकार देता है वह कानून बनाने का निर्णय सुनाने वाले से भी अधिक प्रभावशाली होता है। जो जन भावना को क्या दे, आकार दे, वह कानून बनाने या निर्णय सुनाने वाले से भी अधिक प्रभावशाली होता है। अब्राहम लिंकन कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने एक परिभाषा और क्या दी है लोकतंत्र की, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के शासन, लोकतंत्र। उन्होंने क्या कि जन भावना के आकार दो, तो अगर तुम निर्णय सुना रहे हो या कानून बना रहे हो उससे भी ज़्यादा क्या रहोगे तुम, प्रभावशाली। अपने नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए। आप एक ये वो है केस स्टडी। अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए। आप एक मध्यम आकार के भारतीय टेक स्टार्टअप के क्या सीईओ, जिनसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है एक अभिनव मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। ये ऐप ग्रामीण किसानों और छोटे विक्रेताओं जैसी वंचित आबादी को व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण और वित्तीय सलाह देने के लिए यूजर्स के ऑनलाइन व्यवहार, खर्च करने की आदतों और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों का क्या विश्लेषण करने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग करता है। लॉन्च के बाद में ऐप ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है तथा 5 लाख से अधिक यूजर्स को सेवा दे रहा है और इस स्टार्टअप ने पूंजीपतियों को काफ़ी निवेश आकर्षित किया है। हालांकि एक न्यूज़ ऑडिट आउटलेट द्वारा हाल ही में किए गए खुलासे में पता चला कि स्टार्टअप अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए तीसरे पक्ष के विज्ञापन दाताओं और बीमा कंपनियों के साथ यूजर्स का डेटा साझा कर रही है। यह जानकारी ऐप के लंबे टर्म्स एंड कंडीशन में छुपी हुई है, जैसे अधिकांश यूजर पूरी तरीके से पढ़ और समझ नहीं पाए। आप असमंजस की स्थिति में डाटा साझाकरण की जारी रखने में स्टार्टअप की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है और विस्तारित को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन यह कानून कार्रवाई यूजर्स के विश्वास की हानि और कर्मचारियों को मनोबल को खतरे में डालती है। ऐसे रोकने में स्टार्टअप को विकास और निवेशकों को विश्वास पर असर पड़ सकता है, जिससे वंचित समुदाय की सेवा करने का काफ़ी मिशन कमजोर हो सकता है। उपयुक्त केस स्टडी आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दिए। हितधारकों की पहचान करते हुए इस स्थिति को मौजूदा नैतिक दुविधाओं पर विश्लेषण। हितधारक की पहचान करते हैं। क्या हितधारक कौन है? हितधारक जो कि अभी जो फार्मर्स हैं इसके अंदर, इस ऐप के अंदर इसके अंदर नैतिक दुविधा क्या है कि उनके डाटा को क्या किया जा रहा है, कैप्चर करके दूसरी कंपनियों को और विज्ञापनों को इनको दे देना। ये क्या है, एथिकल? ये सही है गलत है? गलत। सीईओ के रूप में आपकी संभावित कार्रवाई क्या होंगी? प्रत्येक गुण और दोष के मूल्यांकन कीजिए। आप क्या कर सकते हो?
आप एक माध्यम से आकार के भारतीय टेक स्टार्टअप के सीईओ हैं, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सीईओ के रूप में आप क्या कर सकते हो, अपने वित्तीय समावेशन को तो बढ़ावा दोगे, लेकिन इस प्रकार से क्या नहीं दोगे, बढ़ावा नहीं दोगे जिससे लोगों के क्या निजता का क्या हो, उल्लंघन हो। हम बढ़ावा देंगे हमारे यूजर्स के अंदर टेक्नोलॉजी का, और क्या अपग्रेडेशन करेंगे, एआई एल्गोरिदम को और मजबूत करेंगे, जिससे वो क्या करे, लोगों के अंदर लोकप्रियता हासिल करे। ना कि मतलब अपने वित्तीय समावेशन के लिए, वित्तीय बढ़ावा के लिए हम क्या करें, दूसरे मतलब कंपनियों से साझा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हम तुम्हें क्या करेंगे, डाटा देंगे, तुम हमें क्या दो, ऐसी चीज़ों को हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को तो हम प्रतिबंध करेंगे, और हम अपनी कंपनियों के अंदर लोगों को विश्वास पैदा करने के लिए, यूजर्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। आप क्या निर्णय लेंगे और अपने हितधारकों को समझ कर उचित ठहराएंगे, यही निर्णय लेंगे हम जो हमने बताया वो। समझ में आया कैसे स्टडी है अभी।